जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या होता है, इसे समझने की बहुत कोशिश करनी है। इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास समृद्ध प्रशस्त से जुड़ी होती है, यानी प्रत्येक समाज विकास के संबंध में जनसंख्या वृद्धि के लिए एक निश्चित स्वरूप अनुसरण करता है। जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण हैं। प्राथमिक चरण की अवस्था है अल्प विकसित देश अफ्रीका। द्वितीय यानी कि जहाँ कम विकास होता है वहाँ भी जनसंख्या अधिक होती है। दूसरा है विकासशील देश जैसे भारत पाकिस्तान। संक्रमण की व्यवस्था देश के अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं, यानी संक्रमण कहते हैं रोग। चलिए, तृतीय अवस्था है विकसित देश अमेरिका ब्रिटेन आदि। अल्प विकसित देश यानी प्रथम अवस्था जिनकी होती है वो जन्म दर ऊंची होती है। इस अवस्था में जिनमें कम विकास होता है, अल्प विकास होता है, उनमें जन्म दर कम होती है, क्योंकि लोगों को छोटे परिवार से होने वाले लाभों के बारे में जानकारी नहीं होती है और वे अशिक्षित भी होते हैं। मृत्यु दर की ऊंची दर होती है क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं नहीं होती, साख सुविधाएँ नहीं होती, हॉस्पिटल्स नहीं होते हर जगह पर, और जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर को भी वहाँ बढ़ावा मिलता है क्योंकि स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होती। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि की दर नीची होती है। इसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं विकासशील देशों की द्वितीय अवस्था में हम चलते हैं। ये प्रथम अवस्था हमने पढ़ी थी और इसमें से जन्म दर ऊँची होती है। विकासशील जो देश होते हैं जैसे भारत पाकिस्तान जैसे देश हैं जो विकासशील श्रेणी में आते हैं, इसके कारण यहाँ की पुरुषवादी समाज पुरुष के ये निर्णय करते हैं कि कितने बच्चे पैदा किए जाएं और किन बालकों को प्राथमिकता दी जाए, लड़कों को प्राथमिकता दी जाए या लड़कियों को प्राथमिकता दी जाए। इस संदर्भ में ऐसा सोचते हैं और इसके कारण जनसंख्या अधिक होती है। इस अवस्था में लोगों की निरक्षरता और अज्ञानता होती है। मृत्यु दर निम्न होती है क्योंकि चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, थोड़ी बहुत होने लगती हैं तो मृत्यु दर कम हो जाती है। इन्हीं कारण से जनसंख्या ऊंची हो जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आ जाती है। जैसे भारत और चीन में ये स्थिति है, जनसंख्या विस्फोट की है। लेकिन चीन तो विकसित देश है। जनसांख्यिकी लाभांश की प्राप्ति होती है। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है लाभ तो प्राप्त होता है क्योंकि अकार्यशील जनसंख्या की तुलना में कार्यशील जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। ऐसा नहीं कि क्रियाशील मनुष्य नहीं होता। जहाँ देश में जनसंख्या जिन देशों में ज़्यादा पाई जाती है वहाँ कार्यशील व्यक्ति भी अधिक पाए जाते हैं। अब देखिए हम दूसरी तीसरी जो अवस्था है वो है हमारी विकसित देश यानी तीसरी अवस्था। इस अवस्था में जन्म दर निम्न होती है। जहाँ देश विकसित हैं जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इन देशों की जनसंख्या कम है। लोग शिक्षित होते हैं, गर्भ निरोधक उपायों के बारे में जागरूक होते हैं और जनसंख्या नियंत्रण लोकप्रिय होता है। वहाँ कम बच्चे होते हैं, वहाँ कम बच्चों को जन्म देती हैं माएँ और चाहती हैं कि हमारे देश की जनसंख्या में कोई वृद्धि खास न हो। स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के कारण मृत्यु दर निम्न होती है। इन्हीं कारण से होती है। किसके कारण से? चिकित्सा सुविधा के कारण से। इसका अगला पॉइंट है जनसंख्या विस्फोट। यह वह स्थिति उत्पन्न होती है जब स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं के कारण देश की जन्म दर उच्च और मृत्यु दर जब निम्न होती है। इसके कारण से देश में जनसंख्या बढ़ जाती है और बढ़ने को ही हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इसके बाद है जनसंख्या की सामान्य अवधारणाएं, यानी जनसंख्या के बारे में लोगों की अवधारणाएं क्या हैं। नंबर 1, जन्म दर। प्रत्येक 1000 लोगों के पीछे जन्म लेने वाले लोगों की जो संख्या होती है वो जन्म दर कही जाती है। यानी कि 1000 लोग जहाँ होते हैं और जहाँ वहाँ पर कितने बच्चों ने जन्म लिया। सोचिए, जहाँ 1000
1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1000 बच्चे हैं, व्यक्ति हैं, पूरा परिवार हैं जिसमें 1000 लोग हैं, यदि उनके यहाँ 100 बच्चे पैदा होते हैं तो जन्म दर 10% मानी जाती है। ठीक है। वहीं पर मृत्यु दर प्रति 1000 लोगों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। अब तीसरे नंबर पर है प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि क्या है? किसी देश की मृत्यु दर तथा जन्म दर के बीच का अंतर। यदि किसी देश में जन्म लेने वाले 100 हैं और अगर मरने वाले अगर उसमें 60 हैं तो समझिए बीच का अंतर है 40 का, और इसी अंतर को हम प्राकृतिक दर कहते हैं। ये ऑटोमेटिक है, इसी दर से जनसंख्या निरंतर बढ़ती रहेगी। प्रतिस्थापन स्तर। वर्तमान पीढ़ी पिछली पीढ़ी या पुरानी पीढ़ी का प्रतिस्थापन करती है। जैसे उनके पुरखों के उन्होंने कहा कि 6 बच्चे हैं तो दूसरी पीढ़ी भी इसी तरह का अनुसरण भी करती है कि हमारे हो जाएंगे 6 तो क्या है। शून्य स्तर क्या है? देखिए, सामान्य रूप से प्रतिस्थापन जब लोगों के समान संख्या वाली पुरानी पीढ़ी को, ठीक है, प्रतिपादित करती है तो उस स्तर को उस स्तर कहते हैं, उसे स्थिर कहते हैं। माता पिता का प्रतिपादन 2 बच्चे से होता है, अर्थात हम 2 हमारे 2 की जो भावना होती है उसे शून्य स्तर कहा जाता है। माँ बाप 2 होते हैं और उनकी संतानें भी, अगर 1 बच्चा बच्ची हो जाए या 2 बच्चे हो जाए, 2 बच्चियाँ हो जाए, ऐसे स्तर की जनसंख्या को जो है हम जो है शून्य स्तर की जनसंख्या कहते हैं। ऋणात्मक स्तर क्या होता है? जब लोगों के द्वारा पुरानी पीढ़ी का किया गया प्रतिस्थापन बच्चों के द्वारा माता पिता का प्रतिस्थापन उनकी संख्या से कम हो। अगर मान चलते हमारे 100 विवाहित परिवार है, विवाहित जोड़े हैं और उनसे संतान अगर पैदा होती है, 100 ही जनसंख्या मतलब 100 ही संतानें पैदा होती हैं, ठीक है, और लेकिन मृत्यु होने में अगर 120 होती हो 1 वर्ष में तो ऐसी जनसंख्या को हम ऋणात्मक स्तर की जनसंख्या कहेंगे। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? अब देखिए, अब इसी जनसंख्या वैसी अवस्था जब पुरानी पीढ़ी को प्रतिस्थापित करने वाली जनसंख्या अधिक होती है, पुरानी पीढ़ी की जनसंख्या अधिक होती है, इसमें पराश्रम जनसंख्या की तुलना में क्रियाशील जनसंख्या अधिक होती है, अर्थात पुराने समय की जनसंख्या से वर्तमान की जनसंख्या अधिक होती है, तो ऐसी अवस्था को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। प्रजनन दर क्या होती है? पैदाइश दर। 15 से 50 वर्ष की आयु में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे बच्चे जो जन्म लेते हैं, महिलाओं की जो संख्या है उसी को हम जन्म दर कहते हैं। अर्थात 15 से और 50 वर्ष के बीच में जो बच्चे पैदा होते हैं एक महिला से, उसी दर को जो है हम क्या कहते हैं? प्रजनन। यानी कि एक माह में प्रजनन करने की दर क्या है। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि एक माह के 2 बच्चे थे, एक माह के 3 बच्चे थे, एक माह के 4 बच्चे थे, एक माह के 5 बच्चे, एक माह के 6 बच्चे थे। हम इनको जब जोड़ देते हैं कि 5 माहों के बच्चे होते हैं, मान चलिए 20, तो प्रजनन दर क्या आई? 5 का भाग देने पर 20 में अगर हम 5 का भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या होगी दर? 4, यानी कि एक माह के प्रजनन दर आती है पूरे क्षेत्र में कि 4 बच्चे को जन्म देने वाली। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। सकल प्रजनन दर क्या है? किसी विशेष आयु की, जैसे 15 से 50 वर्ष के किसी विशेष क्षेत्र में बच्चे को जन्म देने वाली माताओं की जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? सकल, यानी शुद्ध सकल प्रजनन दर। इसके बाद हम देखते हैं शिशु मृत्यु दर क्या होती है। प्रति 1000 बच्चों के पीछे 1 वर्ष में कम आयु वाले बच्चों की, मृत बच्चों की जो संख्या होती है, यानी कि बच्चे हों, उनकी जो मरने वाले बच्चों की जो संख्या होती है, कम आयु के जो बच्चे मर जाते हैं उनकी जो संख्या होती है उसे हम शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। माँ
मातृत्व मृत्यु दर यानी माँ के मरने की प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे प्रसव के दौरान यानी कि बच्चे को जन्म देने के समय महिलाओं की जो संख्या, मरने वाली जो महिलाओं की संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, मातृत्व मृत्यु दर। जीवन प्रत्याशा दर क्या है? सांख्यिकी दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति के जीवन के संभावित वर्ष, संभावित में आने वाले समय में, इसे व्यक्ति की स्थिति या जाति, आय तथा अन्य जनसांख्यिकीय कारणों से भी निर्धारित होता है। अब इसके बाद आता है लिंग अनुपात, यानी कि लड़का और लड़कियों में, महिला और पुरुषों में क्या अनुपात रहता है। प्रति 1000 पुरुषों और महिलाओं की संख्या, अर्थात पुरुषों की संख्या कभी ज़्यादा होती है और कभी महिलाओं की, कहीं कहीं पर दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो महिलाओं की जनसंख्या अधिक है पुरुषों की अपेक्षा। उत्तर भारत में आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि पुरुषों की जनसंख्या अधिक है महिलाओं की अपेक्षा। 10वां है आयु संरचना क्या है? आयु के आधार पर जनसंख्या की संरचना 6 से 15 वर्ष युवा और 16 से 65 वर्ष के जो होती है वो क्रियाशील होती है तथा 65 वर्ष से ऊपर जो होती है पराश्रित होती है, अर्थात दूसरों पर आश्रित कहते हैं इसको। पराश्रित अनुपात क्या है? यानी कि बुजुर्गों की संख्या क्या है? वैसे लोगों की संख्या, आगे देखते हैं, वैसे लोगों की संख्या जो क्रियाशील नहीं है होती है, यानी कि काम करने लायक जो नहीं होते हैं, क्रियाशील नहीं होते हैं, तथा क्रियाशील लोगों पर आश्रित है, यानी अन्य लोगों पर जो काम करने वाले उन पर आश्रित होते हैं, उन्हें कहते हैं पराश्रित अनुपात। कितने लोगों पर कितने लोग आश्रित हैं उनके अनुपात को ही हम पराश्रित अनुपात कहते हैं। क्रियाशील जनसंख्या पर, ठीक है, आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत काफ़ी ऊंचा होता है। क्रियाशील जनसंख्या पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत काफ़ी ऊंचा होता है, यानी अर्थात बुजुर्गों की संख्या अधिक होती है। जनसांख्यिकीय लाभांश, ठीक है, किसी देश की क्रियाशील काम करने वाले लोगों की जनसंख्या का पराश्रित अकार्यशील जनसंख्या से अधिक होना, यानी कि जो बेकार होते हैं, जिन्हें काम नहीं कर सकते, पराश्रित होते दूसरे पर, तो उस देश की क्रियाशील जनसंख्या से अधिक होते हैं तो वो लाभांश होता है। सकारात्मक क्या है? किसी देश की आर्थिक समृद्धि यद्यपि एक अस्थायी अवस्था है, यानी कि हमेशा समृद्धि किसी देश की नहीं बनी रह सकती, अगर बनी रह सकती है तो वो ऐसी स्थिति को हम सकारात्मक स्थिति कहते हैं। अब देखिए भारतीय जनगणना की अवधारणाएं। भारत में पहली जनगणना जो है 1872 में हुई थी तथा अंतिम जनगणना 2011 में हुई है और इनको 140 वर्षों की गणना है। ये क्या है? आज तक की जो जनसंख्या में जो गणना हुई है 140 वर्षों की गणना हुई है। जनसंख्या वृद्धि दर भिन्न भिन्न रही है, हर अगले 5 साल में कुछ अलग रही है। कभी जनसंख्या धीमी गति से वृद्धि हुई है तो कभी तीव्र गति से वृद्धि हुई है। इस दृष्टि से भारतीय अगणना के यानी जनगणना के 140 वर्षों के समय को निम्न हम 4 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। पहली प्रथम अवस्था कौन सी है? जब तो 1872 से लेकर के 1921 तक की, कहा था 1872 से 1921 तक की जो जनसंख्या है, जनगणना है, इस अवस्था की भारतीय जनसंख्या धीमी गति से वृद्धि हुई, जिसका कारण इस अवस्था में उच्च जन्म दर के साथ उच्च मृत्यु दर विद्यमान रहती थी, यानी कि बच्चों की मृत्यु भी अधिक होती थी और जन्म की भी स्थिति अच्छी थी। और देश में अकाल, भीषण महामारी प्रकोप रहा करता था, जिससे भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर धीमी रही। दूसरी अवस्था है, इसकी अवस्था है 1921 से 1951 के बीच का रहा।
इस अवस्था में देश की जनसंख्या लगभग स्थिर गति से बढ़ती रही। इस अवस्था में अकाल तथा महामारियों पर नियंत्रण के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई। हमने अकाल और महामारियों पर नियंत्रण किया, जिसमें जनसंख्या में वृद्धि होगी। तीसरी जो है अवस्था है, इस अवस्था में 1951 से 81 तक रहा। इस अवस्था में देश की जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि हुई। इसका कारण मृत्यु दर में लगातार कमी आती है। चौथी अवस्था है, इस अवस्था में 1981 से लेकर 2011 तक का रहा। यह देश की जनसंख्या में वृद्धि तो हुई, किंतु वृद्धि हुई तो वृद्धि में जो रुख जारी रहा। इस समय नारा था छोटा परिवार सुख का आधार। ठीक है, इसी प्रकार अब मैं जो है वीडियो को विराम करता हूँ। बच्चों, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल जो घंटी के जो निशान है उसे दबाना, जिससे आप पर मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन